NCERT रिव्यू में आज चैप्टर 4 NCERT क्लास 9 भूगोल विषय हिंदी के पार्ट 2 पर बात करेंगे। चैप्टर 4 भारत की जलवायु से संबंधित है। इस चैप्टर के जो पहले वीडियो में हम महासागरीय धाराओं के बारे में, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और उन कारकों से जुड़े तमाम सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल एक बहन ने वीडियो पर कमेंट किया, हालांकि उन्होंने बाद में उस कमेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन वो कमेंट ये था कि मैं सिर्फ NCERT की किताब को अपने वीडियो में पढ़ता रहता हूँ, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। वाकई में अगर मैं कहूँ तो जब मैंने कल वाला वीडियो वापस से देखा तो मुझे भी इस चीज़ का अनुभव हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें वाकई में एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर कॉन्सेप्ट रिलेटेड ज़्यादा है। ऐसे में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करके बात करनी चाहिए थी, परंतु मेरे सामने दो मुश्किलें हैं जिनकी वजह से मुझे समझ नहीं आता है कि किस ढंग से काम किया जाना चाहिए। जब मैंने सशब्द NCERT को केवल पढ़ा था तब भी वो वीडियो, जबकि मैंने 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को कवर कर रहा हूँ, तब भी वह वीडियो 20 मिनट से ऊपर का हो गया था। और वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप उस पूरे वीडियो को देखते नहीं हैं। वीडियो में एक भी शब्द अपनी तरफ से बोलने का मतलब है कि वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी, और फिर आप उस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे मैं बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, जल्दी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कम से कम आप उस वीडियो को देख लें और वो चैप्टर आपका कवर हो जाए। ऐसे तो NCERT की किताबें भी हम में से अधिकांश लोगों के पास में हैं, लेकिन हम उनको कितना चैप्टर वाइज कवर कर पाए हैं वो तो हम अपने मन में ही जानते हैं। तो ये सीरीज करने का एक उद्देश्य यह नहीं था कि आपको मैं NCERT सारी की सारी कवर करवा दूँ। इसको शुरू करने का एक उद्देश्य यह भी था कि मेरी भी NCERT पूरी की पूरी कवर हो जाए, ताकि मैं भी एक बार कम से कम पूरी NCERT को ढंग से फिर से पढ़ सकूं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है NCERT की किताबों को लेकर के फिर चैप्टर वाइज पूरा का पूरा क्लियर करते हुए पढ़ना। लेकिन आज इस वीडियो में और आइंदा के सारे भूगोल विषय के जितने भी वीडियो हैं और जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं वादा करता हूं कि जहां पर भी मुझे लगेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, वहां पे मैं उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करूंगा, भले ही वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन जहाँ पे लगेगा कि क्लियर करना चाहिए वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। तो ऋतुएं, भारत की ऋतुओं में अब हम बात कर लेते हैं, चूँकि हम कल के वीडियो में पढ़ करके जान चुके हैं कि जो भारत की जलवायु है वो मौसमी जलवायु है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। तो जो मैदानी भाग होते हैं, किसी भी देश के मैदानी भागों, ऋतुओं में जो अंतर होता है, मौसम में जो अंतर होता है, वो मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है, तटीय क्षेत्रों में उस हद तक अंतर दिखाई नहीं देते हैं। अपने क्षेत्र में हम अलग अलग प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना गया है, जिसमें से शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। तो ये 4 ऋतुएं हैं जिन्हें मुख्यतः भारत में पहचाना गया है। सबसे पहले हम शीत ऋतु की बात करेंगे, फिर एक एक करके सारी ऋतुओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तो अवधि याद रखना बहुत ज़रूरी है, नवंबर से स्टार्ट होती है और जनवरी फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सब जो महीने होते हैं वो सर्वाधिक ठंडे होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, तापमान घटता जाता है, अर्थात उत्तर की ओर दक्षिण की अपेक्षा ठंड क्या होती है, अधिक होती है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है,
हिमालय के ऊपरी ढालों में हिमपात भी होता है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण में बर्फबारी नहीं होती होगी। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। व्यापारिक पवनों के बारे में आप जान लीजिए, ये समुद्री स्थायी पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें स्थायी पवनें होती हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो जो उत्तर पूर्वी पवनें हैं वो चलती किधर से किधर हैं? स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसीलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है, क्योंकि जो पवनें होती किस तरफ चलती हैं? स्थल से समुद्र की तरफ। तो यदि किसी भाग में शुष्क मौसम है, जो समुद्र तटीय इलाके है वहाँ पर शुष्क मौसम है, मैदानी क्षेत्रों में शुष्क मौसम है, इसका अर्थ है वहाँ पर पवनें किस ओर चल रही हैं? स्थल से समुद्र की ओर। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये जो नवंबर दिसंबर के समय में वर्षा होती है, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में होती है लौटते हुए मानसून से, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब चूंकि जब पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है जो स्थल का क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा? वायुदाब कम हो जाएगा। तो वायुदाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चूंकि जैसे ही रिक्त स्थान होगा तो वहाँ पर और वायु स्थान लेने के लिए आएगी, तो एक उच्च दाब का वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावत से प्रभावित हो करके ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। महाद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु क्या होती है? स्पष्ट नहीं होती है। और यहाँ पर जो मौसम का तापमान का प्रारूप है उसमें परिवर्तन एकदम न के बराबर होता है। अब बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, गर्मी के मौसम के बारे में। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मार्च से लेकर के मई तक। तापपट्टी के स्थानांतरण प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अप्रैल से मध्य प्रदेश तथा गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। तो तटीय इलाकों का तापमान जो होता है लगभग स्थिर बना रहता है, एक जैसा बना रहता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही वायुदाब में क्या होता है? कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। तो एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है यहाँ पर जब गर्मी होती है। कौन से इलाकों में? तो थार रेगिस्तान राजस्थान से लेकर के अगर हम देखें तो पटना बिहार वाले हिस्से से फिर छोटा नागपुर पठार झारखंड तक क्या होता है? एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और पवन का जो परिसंचरण होता है इस गर्त के चारों तरफ क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। लू एक ग्रीष्म काल का प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय में भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। लू के बारे में हम सब जानते हैं, बस यही याद रखना है कि लू कहाँ चलती है, तो हमारे यहाँ पे चलती है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो कभी कभी मौसम में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः मानसूनी वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कहाँ वर्षा होती है? कर्नाटक और केरल में। इसके कारण आम क्या होते हैं? जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है इसे आम्र वर्षा कहते हैं। ये कहाँ पर होती है? कर्नाटक और केरल के तटों में होती है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है।
तो जैसे जैसे जून का प्रारंभ होता है वैसे जो उत्तर के मैदान में होते हैं वहाँ पर जो लो प्रेशर बेल्ट होता है उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, और तेज हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ से जो व्यापारिक पवनों को ये क्या करता है, आकर्षित करता है। चूंकि जब लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो वहाँ पे एयर गैप पैदा हो जाता है, वायु रिक्तता हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दक्षिण की गोलार्ध से व्यापारिक पवनें होती हैं उनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर के गुजरती हैं, इसीलिए ये अपने साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लेकर के आती हैं। तो ये रीजन है और ये रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि दक्षिण के समुद्रों में उपोष्णकटिबंध क्षेत्रों के ऊपर ये पवनें उत्पन्न होती हैं, चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर के गुजरती हैं। तो चूंकि ये जो पवनें किन महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं। ऐसे में क्या होता है कि ये अपने साथ में इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में क्या लेकर के आती हैं, नमी लेकर के आती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवन देश के शेष भाग में लगभग कितने दिन में, उत्तर पूर्वी भाग अर्थात नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो लगभग पूरे भारत में मानसूनी पवनें कितने महीने में पहुंच जाती हैं, 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात चल रही है तो दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो पश्चिमी तट से पूरा का पूरा गुजरात वाले हिस्से से गुजरात, कर्नाटक, केरल के पूरे पश्चिमी तट से हिस्से से जो मानसून उठता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो पवनमुखी भागों जो पवन को रोक लेते हैं, जो तटीय पूरा का पूरा जो हमारा पश्चिमी तट है, तो जो पश्चिमी तट की जो पूरी की पूरी पहाड़ियां हैं वो जो उनको रोक लेती हैं, या तो जब पर्वतों की बात आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे। हम एक बार चर्चा इसके ऊपर कर भी चुके हैं, जो हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बुदन, निर्मल, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये सारी की सारी जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको एक बार आप फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, बाकी मैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। तो इस समय में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में तो खूब वर्षा होती है, इसके अलावा दक्कन के पठार में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, परंतु फिर भी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और दक्कन के पठार में वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो के पहले पार्ट में बात कर चुका हूँ। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम से उठने वाला मानसून है, इसमें अधिकतर वर्षा कहाँ पर होती है, तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है। उठता है दक्षिण पश्चिम से और वर्षा कहाँ पर करता है, करके उत्तर पूर्व में। खासी पहाड़ी, गारो खासी जनजाति की पहाड़ियां मेघालय में हम सब जानते हैं। पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व के सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, विश्व के सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है गंगा की घाटी में। अर्थात यदि हम गंगा की घाटी का पूरा एक अवलोकन करें और तब देखें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो होती है वर्षा की मात्रा वो क्या होती है, घटती चली जाती है। इसीलिए राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में वर्षा आकर के बहुत कम हो जाती है। तो जो वर्षा मेघालय में सर्वाधिक मात्रा में हो रही होती है, वो जैसे जैसे हम बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड और इनसे पीछे हटते हुए उधर चले जाते हैं, तो वो वर्षा जाते जाते वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें और उसके बाद में राजस्थान में देखें तो वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मानसून की वापसी के बारे में। तो मानसून की वापसी यानी कि मौसमी परिवर्तन। अब अक्टूबर नवंबर की जब हम बात करें तो जब अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ से सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो देखिए अभी तक जब तक यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई थी तब तक तो ये व्यापारिक पवनों को क्या कर रहे थे, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो सूर्य आभासी जो उसकी गति उसके कारण दक्षिण की तरफ जो सूर्य की आभासी गति है उसके कारण क्या होता है, जो मानसूनी गर्त होता है, निम्न दाब वाला गर्त होता है उत्तरी के मैदान में, वो क्या होता है, शिथिल होने लगता है। अर्थात लो प्रेशर जो बेल्ट है वो खत्म होने लगता है। तो धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान लेने लगती
है। दक्षिण पश्चिम में मानसून शिथिल हो जाते हैं। अब देखिए एकदम जस्ट अपोजिट सिचुएशन आ गई। अब जो दक्षिण पश्चिम जो हाई प्रेशर बेल्ट था वहाँ पर क्या हो जाता है, अब लो प्रेशर बेल्ट बनना है, और जो हमारा मध्य भारत था वहाँ पर जो लो प्रेशर बेल्ट था अब वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनना है। ऐसे में क्या होगा कि अब जो हवाएं होंगी वो स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेंगी। तो दक्षिण पश्चिम का मानसून शिथिल होता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से क्या होती हैं, हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर और नवंबर का मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होने लगती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है। मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और जो इसमें स्टेलेलाग्माइट है और स्टेलाक्टाइट है, इनकी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है जो मौसिनराम है। इसके अलावा अक्टूबर उत्तरार्ध में विशेष तौर से जो उत्तरी भारत का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, तेजी से गिरने लगता है और हमारे यहाँ पे ठंड का क्या हो जाता है, प्रारंभ होने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान और निकोबार के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करता है। जैसे अभी अभी आप देख रहे हैं एक तूफान आया हुआ है अम्फान नाम से, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कल हिट कर चुका है, तो जिसके कारण व्यापक वर्षा और भारी तबाही होती है। चूँकि अब तो पूर्वानुमान लग जाते हैं, इस कारण काफ़ी आसानी हो जाती है, लोगों को हटा लिया जाता है, तो जान और माल का कम नुकसान होता है। अम्फान तूफान के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट कर लीजिएगा, इस बार करंट अफेयर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर वर्षा के वितरण की बात हम कर ही चुके हैं, और मानसून जो है वो एक एकता का परिचायक है, इस बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखी हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा रिलेटेड और चीज़ों को हम देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और धीरे धीरे फिर नॉर्थ ईस्ट से जब हम जाते हैं पीछे दक्षिण पश्चिम की तरफ में, तो उत्तर पश्चिम की तरफ में जाते हैं, तो फिर राजस्थान के हिस्सों तक जो वर्षा होती है वो घटती चली जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन किस नाम से जानी जाती है? तो जिसको पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, जो वैसाख में चलती है, और जो उत्तर भारत में पवन चलती है उसको किस नाम से जानते हैं हम? लू के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो चक्रवाती अवदाब से इसका कोई संबंध नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ से इसका कोई संबंध नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध किससे है? दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो कहाँ पर जाकर के वर्षा कराता है? पूरे उत्तर पश्चिम भारत में जाकर के वर्षा कराता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में वर्षा कराता है। जबकि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इसका कारण होता है मानसून की वापसी। तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? मानसून की वापसी के कारण से होती है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जो भारत में मानसून के अगर हम आगमन की बात करें तो भारत में मानसून का जो आगमन है वो जून के प्रारंभ में पहले सप्ताह में भारत में मानसून क्या होता है? प्रवेश करने लगता है। निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो भारत में जो शीत ऋतु की विशेषता क्या है कि यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं, एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं। गर्म दिन एवं ठंडी रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, नहीं गर्म दिन एवं गर्म रातें, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। गर्म दिन एवं ठंडी रातें, इससे भी कोई खास रिलेटेड लग नहीं रहा। ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, तो शीत ऋतु की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पे दिन भी ठंडा होता है और रातें भी ठंडी ही होती हैं। ठंडा दिन एवं गर्म रातें, इसका भी कोई संबंध नहीं। तो ठंडा दिन और ठंडी रातें यही हमारी शीत ऋतु की विशेषता है कि हमारे यहाँ दिन भी ठंडे होते हैं और रातें भी ठंडी होती हैं। ये भी हो सकता है अगर इसको रिलेवेंसी में देखें तो गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ये भी हो सकता है, एक बार इसको क्लियर कर लेना, बट थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है इसमें। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके जुड़े हुए प्रश्नों को हम थोड़ी देर में हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।